नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग आज लाइव आ चुके हैं और आज काफी अद्भुत और शानदार क्लास होने वाला है और 2023 में आपको बहुत कुछ बड़ा करना है। सबसे पहले तो आप लोग मां सरस्वती का नाम लीजिए, एक बार नारा गुंजा दीजिए कमेंट में, फटाफट से जल्दी से नारा गूंजना चाहिए, मां सरस्वती का नारा गूंजने चाहिए। और आज जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं, वो बिल्कुल अद्भुत होने वाला है। और आज से जो आपकी क्लास शुरू होगी, जो आज से आपकी क्लास चलेगी, यही आपकी परीक्षा में और आपके पड़ोसियों को मुंहतोड़ जवाब देगी। तो आप सभी तैयार रहिएगा और तैयार हैं भी आप। और आज आपका टेस्ट होगा, आप लोग फटाफट से एक बार यस कमेंट कर दीजिए और एक बार आप हमें बता दीजिए कि हमारी आवाज आपके पास पहुंच रही है ना। सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा लाइव में मतलब कि थोड़ा सा लेट से आ चुके हैं, लेट हो गया है, लेकिन कोई नहीं। आज जो आपको हम अद्भुत आज पढ़ाने वाले हैं और आज से जो आपकी क्लास होगी वह सबसे शानदार और सबसे जबरदस्त होगी। बिल्कुल बाबू, एक बार शेयर करेंगे, एक बार फिर से शेयर कर देंगे फटाफट से, अगर नहीं शेयर किए हैं तो जल्दी से। तो चेहरे पर मुस्कान लेकर के मेरे प्यारे साथियों, अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। पड़ोसियों को मुंहतोड़ जवाब तो देना ही देना है आपको और परीक्षा के खोपड़ी में आपको छेद करनी है। आपको पता होनी चाहिए कि जो आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं, अंतिम समय में वही आपके परीक्षा के लिए रामबाण होता है। और हर वर्ष आपके लिए जो हम करते हैं वो काफी अपने आप में बखूबी बेहतर ही होता है। आज सबका हम नाम लेंगे और सबका कमेंट ही पढ़ेंगे। तो एक बार आपको हम सभी को बता देना चाहेंगे, आप लोग जितने भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही आप कमेंट कर पाएंगे। ये सबसे पहले हम बता दें, जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वे लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ही आप जो है वह कमेंट आप कर पाएंगे। बिल्कुल, चलिए तो सबसे पहले क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से मां सरस्वती का नारा गूंजना चाहिए। एक बार प्रेम से बोले आप सभी, मां सरस्वती की जय। और हम लोग काफी जबरदस्त 2023 की शुरुआत कर रहे हैं और यह शानदार शुरुआत होनी चाहिए और इसी में तो आपको मुंहतोड़ जवाब देनी है और जबरदस्त और शानदार रिजल्ट करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये मॉडल पेपर हम आपको कराएंगे जो कि विज्ञान विषय का होगा और बखूबी आप लोग जवाब दीजिएगा और आज से एकदम डट के खड़े रहिएगा क्योंकि अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। बता दें आपको कि विज्ञान का जो आपको हम मॉडल पेपर ये कराएंगे, ये वही सभी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आज से और अभी से आपको सतर्क हो जानी है। ये मॉडल पेपर 1 है। अगर आप परीक्षा से पहले जैसे कि आपको बोलते हैं कि 5 मॉडल पेपर बाबू अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, मेरे शेर तक गजब एकदम जबरदस्त रिजल्ट आ देंगे। चलिए क्या बात है, सब कोई एक साथ सब कोई कमेंट कर रहे हैं कि जय मां सरस्वती, मां सरस्वती का नाम ले लिए हैं आप लोग और एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोग। हाँ चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। आपको सबसे पहले हम बता दें कि आपके विज्ञान विषय में जो होगा 80 प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से मात्र 40 प्रश्न जवाब देना है। 24 आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से मात्र आपको 12 प्रश्न का जवाब देना है और 6 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से आपको मात्र 3 प्रश्न का जवाब देना है। ये बात ध्यान दे करके रखिएगा अपने दिमाग में और इतने ही प्रश्न को बाबू मेरे शेर जबरदस्त तरीके से आपको करके आना है। चलिए और बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की और सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है और हमको पता है कि आप सभी को इन सभी प्रश्नों का उत्तर पता है क्योंकि पहले भी हमने आपको पढ़ा दिया है, बता दिया है। और नए साल की जो शुरुआत हुई है उसमें हम कुछ नया ही नया करना है। तो प्रश्न कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो बाबू कौन ऐसा फोकस दूरी होला जबरा के क्या चीज जौन ये फोकस दूरी बा वो ऋणात्मक में होला, यानी ऋणात्मक में किसकी फोकस दूरी होती है, किस दर्पण की। तो आप सभी का कमेंट आ रहा है, क्या बात है रसगुल्ले, सबका जवाब आ रहा है कि सर अवतल दर्पण होगा, सर अवतल दर्पण होगा। और यही जुनून और यही जज्बा हमें देखनी है, यही जुनून और यही जज्बा हमें देखनी है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा ये बिल्कुल आपका बी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे शेयर बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार लाइक और शेयर कर देंगे, जितने भी बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वे एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही आप आगे से कमेंट कर पाएंगे। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एकदम जबरदस्त कीजिए। 2023 की परीक्षा में अगर 15 फरवरी के दिन जो परीक्षा होगी ना वो अद्भुत होगी और यहीं से क्वेश्चन आपकी उठाया जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि फोकस दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। बाबू संबंध का होला एफ और आर में, एफ और आर में हम सभी का संबंध बताना है कि एफ और आर में क्या संबंध होता है। तो बाबू हमने के सब क्यों जानता नहीं कि एफ बराबर आर बटे 2 होता है, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है। बहुत ही बढ़िया। चलिए एक बार मेरे रसगुल्ले मेरे शेर को आप नाम ले लेते हैं। चलिए दिलीप जी है, अंकुश जी है, काजल कुमार जी है, अनिका कुमार जी है,
सिंटू जी है, बहुत बढ़िया। आरडीएस राय जी है, क्या बात है। सुजीत जी है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार। अगर आप क्लास को छोड़ के जाएंगे, मैं बोल देता हूं पहले ही, आपको बहुत पछताना पड़ जाएगा आज से और अभी से। अगर क्लास को छोड़ के गए, आपको पता है कि अंतिम घड़ी में, अंतिम समय में जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको समझाते हैं, हूबहू आपके एग्जाम में टकराता है। विश्वास नहीं होता है तो पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठाइए, जो बिहार बोर्ड परीक्षा लिया ना, उसमें जाकर के आप हमें जांच कीजिए। पता चलेगा कि जो पढ़ाते हैं, समझाते हैं, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। इसके बाद से आपको बता दें कि लघु और दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन है, इसका पाठ चलने वाला है और चल भी रहा है। 2023 में कुछ नया होगा, कुछ कमाल होगा, कुछ धमाल होगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब बताइए, देखते हैं कि अगला प्रश्न का जवाब आप क्या बता पाते हैं। कह रहे कि सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। अस्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी कितना होला, और ये हमने के बताओ बटे। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बटे, बहुत बढ़िया। सिकंदर जी क्या बात है, बबलू जी, अभिषेक जी, मोहित कुमार जी क्या बात है, बहुत ही शानदार, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। और इसका जवाब आप लोग सबको ही बता रहे हैं कि सर 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सर बी पे ताला लगा दीजिए, बी नंबर जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है रसगुल्ले, जब आप लोग इस तरीके से और बखूबी इस तरीके से जब आप लोग जवाब देते हैं ना, तो दिल खुश हो जाता है। सब कोई कमेंट करेंगे, सब कोई कमेंट करेंगे एक साथ, एक बार एकदम हुंकार भर दीजिए कि सर आप जो बता रहे हैं ना, एकदम हम लोग दिमाग में बैठा करके रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न का देखते हैं कि कौन मेरे सिर सबसे पहले और सबसे तेजी से जवाब दे पाते हैं। इस प्रश्न का जवाब, प्रश्न के कुछ यूं कह रहा है, बड़ा ही बढ़िया, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण यानी कि रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। सबसे कम कौन झुकता है? आपके ऑप्शन है बैगनी, नीला, लाल या फिर पीला। तो बाबू हमने आपको बताया है, क्या बताया सर, क्या बताया बताइए कि देखिए सबसे कम झुकने की बात करेंगे हम लोग तो लाल की करेंगे। कौन? लाल। लाल जो रंग होता है ये प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। सबसे क्या होता है? सबसे कम झुकता है। क्लियर? सबसे कम झुकता है। सबसे ज्यादा कौन झुकता है सर? तो बैगनी। बैगनी याद करके रखिएगा, बैगनी सबसे ज्यादा झुकता है, लाल सबसे कम झुकता है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से अद्भुत तरीके से जवाब दीजिए। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि। बाबू मानव आंख द्वारा यानी कि हमनी के जोन आंख बाटे एकरा द्वारा जोन छवि बनावल जाला, जोन प्रतिबिंब बनावल जाला, वो कौना प्रकार के होला? ऑप्शन कह रहा है कि आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। यही वो चैनल है जो आपके रिजल्ट को शानदार बनाता है और बनाएगा भी। इस वर्ष भी आपके लिए तैयार हो चुका है काफी जबरदस्त तरीके से। आपको पता होनी चाहिए कि हम आपके लिए किताब भी लिख चुके हैं और मेरा किताब भी आपके लिए धमाल मचा रहा है। मेरा किताब हर मार्केट में मिल जाएगा आपको, या अमेजोन ऑनलाइन भी मंगा सकता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी आप मंगा सकते हैं। चलिए अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी बाबू हमको हम आपको दे रहे हैं। हम जो है हमारा कोर्स जो है क्रैश कोर्स रामबाण के नाम से धुरीना ऐप पे भी लॉन्च हो चुका है, जो बहुत बड़ा ऐप है। धुरीना ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा, वहां पे भी मेरा कोर्स को देख सकते हैं। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? मानव आंख की रेटिना पर बनाई गई जो छवि होती है वो कैसे वास्तविक और उल्टा होती है। कैसी होती है? वास्तविक और उल्टा होती है। जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लोग कमेंट करना शुरू कर दीजिएगा। चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ही आप कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। बाबू आकाश के रंग जो बाटे वो नीला प्रतीत होला, केकरा कारण? काहे? है ना, यही क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, हूबहू आपके एग्जाम में छप जाता है। बिल्कुल क्या होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कैसे बाबू? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बखूबी बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। बाबू कौन ऐसा दर्पण बाटे जवना से प्रतिबिंब जौन बाटे उके का बनेला? बड़ा बनता है। ठीक ना, आपको ये बतलाना है, फटाफट से बताइए तो इसका जवाब जो होगा वह क्या होगा। जल्दी से और अद्भुत तरीके से जवाब बताइए। चलिए एक सेकंड, ये स्टेन जो है ना वो फोन आपको कमेंट पढ़ने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ठीक ना, चलो अब कमेंट आपका पढ़ेंगे जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मेरे आंखों के सामने होगा और हम आपका कमेंट पढ़ते रहेंगे। चलिए कमेंट वही बच्चे कर पाएंगे जो चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। क्लियर बाबू? और देखिए बाबू ये वही क्वेश्चन है
जो आपके एग्जाम में छपता है। चलिए हमें स्क्रीन पर लगा दी है और आपका सबका कमेंट बाबू हम अपने आंखों से देख रहे हैं। जवाब बताइए। कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। बाबू कौन इस दर्पण बात है? तो वो दर्पण बा अवतल। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में होता क्या है? तो होता यह है कि इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसलिए इसका जो उपयोग हम लोग करते हैं वो किस में करते हैं? तो हजामती दर्पण में, यानी कि बाबू दाढ़ी बनावे में एकरा के उपयोग कइल जाला, सैलून में एकर उपयोग कइल जाला, यानी कि सैलून में इसका हम लोग उपयोग करते हैं ताकि बाल के जो दाढ़ी के जो छोटे छोटे तिनके होते हैं वो दिखाई दे सके। क्लियर बाबू? चलिए यही सभी क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में छपते हैं और एक नया रिकॉर्ड आपको खड़ा करना है ना। पड़ोसियों को तो एकदम मुंह तोड़ जवाब देनी है ना। पड़ोसी आपके क्या बोलते रहते हैं? ये हमारा है, ये घूमते रहता है, ये पागल है, ये जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन यही वह समय है, आपको बार बार कहते हैं, यही वह समय आ चुका है आपके यहां, आपके पास चल करके समय आया है कि जब अपने हाथों से, अपने कलमों से अपना भविष्य लिखने जाइएगा। इसलिए आपको बार बार कहते हैं वह समय, वह घड़ी आ चुकी है आपको कुछ कर दिखाने की, अपने हाथों से, अपने कलमों से अपने भविष्य को लिखने की। यह वही मौका है, जैसा आप अपने हाथों से, अपने कलमों से भविष्य लिखिएगा वैसा ही आपका भविष्य होगा। तो आप भविष्य लिखने में कुछ गलती मत कीजिए। बाद में मत कहिए कि भगवान आपके भविष्य को अच्छे नहीं लिखें। अपना कर्म खुद बनाइए। यह मौका आ चुका है आपके एग्जाम जब आप दीजिएगा तो उसमें आप खुद अपना भविष्य लिखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन का जवाब बताइए। इसी तरीके का क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे बाबू। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग में किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बाबू निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है अवतल लेंस की, यानी ऑप्शन सी नंबर। क्लास को छोड़ के नहीं जाना है और आज से सबसे ज्यादा फोकस करना है। संकल्प कीजिए कि सर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे विशेषकर फोकस देंगे। क्लास का समय 6 बजे और शाम 7:30 बजे। 2 क्लास को भूलना नहीं है, डेली आना है और धमाल मचाना है। 2-4-5 मिनट कभी कभी लेट हो जाते हैं, है ना, तो वो चलता है बाबू। चलिए क्लियर, अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक बार बाबू शेयर कर दीजिए, जितने भी बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए डीलेस एजुकेशन ऑफिशियल कोई है, मेरे नाम से चला रहा है आईडी अपना, बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं। गूगल बॉयज, बहुत खुशी होती है मैं भी। चलिए आशीष कुमार जी है, राकेश जी है, रितेश जी है, पायल शर्मा जी हैं। क्या बात है, गजब तरीके से आप लोग जवाब, अद्भुत तरीके से जवाब दे रहे हैं। यही जज्बा, यही जुनून तो हमें देखना है एग्जाम में, एग्जाम हॉल में। यही जज्बा, यही जुनून देखना है। प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? बाबू विद्युत धारा की जो उपस्थिति दर्शाएला, विद्युत धारा, निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो आपको गैल्वेनीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैल्वेनीकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। और जैसे एग्जाम में आएगा बाबू क्वेश्चन, एकदम तहलका मचा देनी है और पड़ोसियों को तो मुंह तोड़ जवाब देना है। बार बार कहते रहता है सब ना कि ये तुम हमारा है, घूमते रहता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता है, जलता है आपसे। आपको जलने वाले को तो और जलाना है यार। हमारा तो यही सिद्धांत है कि जलने वालों को एकदम जला डालो, पूरे उसको आग में झोंक डालो पूरी तरीके से। और यही वही समय है, समय आ चुका है आपके। अब यहां क्वेश्चन कह रहे कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित कर दिया? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित कर दिया था बाबू? तो ऑर्स्टोड ने कर दिया था ना, बिल्कुल। कहां ऑप्शन है देखते हैं। सॉरी, मैक्सवेल ने किया था ना, माफ कीजिएगा, मैक्सवेल ने किया था, ठीक ना। कह रहे कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को कौन किए थे? तो मैक्सवेल ने किए थे। यानी ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन आपका डी नंबर है, ठीक ना। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न का जवाब बताइए। विभवांतरक ऐसा ही मात्रक। बाबू विभवांतरक ऐसा ही मात्रक क्या होता है? प्रश्न बड़ा बढ़िया है। प्रश्न कह रहा है कि विभवांतरक ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है, कूलम्ब होता है। तो बहुत बढ़िया, क्या बात है अभिषेक जी, बहुत बढ़िया। करण जी, अंजलि कुमारी जी, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत अब जवाब दे रही हैं। सौरभ कुमार, बहुत बढ़िया। कबीर जी, निशा जी, भारती जी, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वे लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करेंगे तो कमेंट करने का आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। चलिए प्रश्न है विभवांतरक ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बाबू तो विभवांतरक ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? विभवांतरक ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ए नंबर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यही मॉडल पेपर से तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? बाबू इसमें से कौन ऐसा संयोजन है जिसमें प्रतिरोध का मान बढ़ता है? एकदम नए साल में नया रिकॉर्ड खड़ा कर दीजिए आप लोग। नए साल में नया रिकॉर्ड होना चाहिए।
बाबू इसका जवाब होगा श्रेणी क्रम। क्या होगा? श्रेणी क्रम हो जाएगा। जैसे एग्जाम में आएगा एकदम एग्जाम एकदम तहलका धमाल मचा के आना है, क्योंकि सिक्का उछल चुका है। अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति। बाबू चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होता है? तो बाबू चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होला, यानी कि काल्पनिक होता है। ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। और जैसे ही एग्जाम में आएगा एकदम आपको धमाल मचा के आनी है। अब वो समय है, वह घड़ी आ चुकी है आपको कुछ कर दिखाने की, अपने हाथों से अपने कलमों से अपना भविष्य लिखने की। अगला देखिए, ये जो प्रश्न है ये आगे क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंटरमीडिएट में भी, यानी इंटर में जब जाइएगा तब भी ये इंपॉर्टेंट है। ये बिहार बोर्ड के साइंस का मॉडल पेपर है और ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है बाबू। अद्भुत तरीके से आप लोग इसका जवाब बताइए कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। बहुत बढ़िया दिनेश जी, सोनी सिंह जी, आर्यन जी, लव यू बाबू, क्या जबरदस्त आप लोग जवाब दे रहे हैं। आयुष जी, प्रियंका, प्रियांशु जी, बहुत बढ़िया, सुनील जी, बहुत बढ़िया, एकदम अद्भुत, गजब, लाजवाब, एकदम धमाल तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। और इसका जवाब होगा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। क्या होता है? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। आप अपने दिमाग में क्वेश्चन का आंसर बैठा लीजिए, इसका आंसर, ठीक ना, क्योंकि हूबहू आपके एग्जाम में जब छपेगा ना तो मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी अद्भुत प्रश्न, काफी जबरदस्त प्रश्न कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। बाबू नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? बताओ यहां से, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। तो बाबू नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो बाटे वो सौर ऊर्जा होला, यानी क्या होता? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा होगा, यानी ऑप्शन बाबू तो बी नंबर हो जाएगा। क्या बोलो, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा छोड़ेंगे ना? बिल्कुल नहीं क्या छोड़ेंगे, और एकदम पेपर के खोपड़ी में छेद करे बटे। चलो अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कि किस लेंस को बाबू अपसारी लेंस कहा जाता है? अपसारी, देखो एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। आज जब जब ये क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। देखो अपसारी कहेगा, अपसारी, अपसारी कहेगा तो उसका जवाब होगा अवतल। क्या होगा? अवतल लेंस होगा, ठीक ना। अगर कहेगा अभिसारी, अभी, तो अभी बोलेगा तो होगा उत्तल। क्या होगा? उत्तल, ठीक ना। यानी कि जब अप बोल देगा तो अवतल हो जाएगा, अभी बोल देगा तो उत्तल हो जाएगा, बस यही। यानी कि कौन सा ले? अपसारी है, अपसारी यानी कि अवतल हो जाएगा, अपसारी यानी अवतल। क्लियर? तो यह अपसारी हो जाएगा। और यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको हमें जांचना, हमको जांचना है, आप जांचिए, आप जांचिए कि जो हम आपको पढ़ाते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जाता नहीं। देखिएगा कि एकदम 100% पूछा जाता है। पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठाइए या आप मॉडल पेपर ही बिहार बोर्ड का ऑफिशियल उठाइए और चेक कीजिए, हमें जांचिए, हमें पता चलेगा एकदम बखूबी, जबरदस्त। और पड़ोसियों को तो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है यार, पड़ोसियों तो बहुत जलते हैं तुमसे। बिल्कुल। अगला है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है मेरे शेर? बिहार के हर स्टूडेंट कमाल करेगा इस वर्ष, बिल्कुल ये पूरी मुझे उम्मीद है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण बाबू प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन होला? लाल, नीला, हरा, इत्यादि सभी। तो बाबू प्रकाश के प्राथमिक वर्ण जो है ये लाल, नीला, हरा सभी होता है, यानी ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। यानी कि डी नंबर जो बाप बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हो जाए। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग बाबू, नेत्र का रंगीन भाग। क्लास को छोड़ के जाओगे तो दिक्कत हो चुका है, मतलब दिक्कत आपको होगा, गारंटी देते हैं। लिख लो कि क्लास को नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, फिर दिक्कत होगा एग्जाम में। फिर कहोगे कि सर नया साल में कुछ नया हम लोग धमाल नहीं कर पाए, क्योंकि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसकी सफलता रहेगी जारी, मतलब कि जिसकी कोशिश रहेगी जारी। सफलता उसी को मिलेगी जिसकी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। क्लियर? बार बार कहते हैं कि अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। इतना अद्भुत तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए और 2023 में नए साल में कुछ ऐसा कमाल कर दीजिए कि पड़ोसी जले नहीं, उसी में झुलस जाए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग बाबू तो आइरिस होता है। क्या ऐसा करोगे? हाँ सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक बार यस कर दो और एक बार कमेंट कर दो। जितने भी बच्चों का कमेंट नहीं आ रहा है एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट आप करना शुरू कर दीजिएगा, सब्सक्राइब के लिए। चलिए सतेंद्र जी है, सोनू जी है,
राजू जी है, बहुत बढ़िया। सिदाम जी है, बिट्टू कुमार, बबलू जी, क्या बात है बबलू जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, गजब, लाजवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अद्भुत तरीके से। प्रश्न है कि 1 HP बराबर, बाबू 1 HP बराबर क्या होता है? कई बार बतौले बानी और सीधे एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन कि 746 वाट क्या होई? 746 वाट होगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया गूगल बॉय, बिहारी बाबू, क्या बात बा, एकदम लाजवाब तरीके से। आर्यन जी, हिमांशु जी, करण जी, रितेश बाबू, का जबरदस्त जवाब दे रहा बाड़ा। चला अगला क्वेश्चन का जवाब दो, बड़ा ही अद्भुत प्रश्न बा, सीधे एग्जाम में पूछल जाई। चला क्वेश्चन कह रहा है, जब यह प्रश्न आया था ना एग्जाम में, तो काफी बच्चे सोच में पड़ गए थे कि इसका जवाब आखिर में होगा क्या, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है और आपके बुक में ढूंढिएगा तो शायद ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि विशालक शीशा का, विशालक से के मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास बाबू होता है, बताओ कौन होता है? तो आप कहिएगा सर आपने तो बताया है कि अवतल लेंस होता है। बिल्कुल अवतल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर आपका ये नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब वो समय व घड़ी आ चुकी है आपको कुछ कर दिखाने की, अपने हाथों से, अपने कलमों से, अपने भविष्य को लिखने की। अगला क्वेश्चन सीधे एग्जाम में उठ जाने वाला क्वेश्चन, यानी कि छप जाएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन कौन होता है? बाबू बहुत बढ़िया, प्रिंस जी, सोनी जी, एकदम कमेंट रुके कहना चाहिए, कमेंट तो एकदम जबरदस्त। एक बार बहुत बढ़िया, काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, एक बार सही बच्चे एक लाइक और शेयर कर देंगे। एक बार मां सरस्वती का नाम लेंगे तो क्या आप धमाल कीजिएगा? एक बार जय मां सरस्वती, एक बार मां सरस्वती का नारा गुंजाइए पहले कमेंट में, कमेंट में मां सरस्वती का नारा गूंजना चाहिए यार, बिल्कुल सब कोई। शिवम जी क्या बात है, अस्मिता जी बहुत बढ़िया, ओम कुमार, गूगल बॉय जी, प्रियांशु जी बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत अद्भुत, अभिषेक जी, सुनील जी, दीपक जी, रोशनी जी बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न कुछ यूं है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, तो बाबू गतिशील जो कण होला वो इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। कहां है ऑप्शन जी? इसमें ऑप्शन नहीं है, नीचे है। अच्छा चलो देखते हैं, ये रहा ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन जवाब होगा, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक, बाबू एम्पियर घंटा मात्रक क्या कर होला? एम्पियर घंटा मात्रक, तो एम्पियर घंटा जो मात्रक बाटे वो आवेश का होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का देखते हैं कि कौन जबरदस्त तरीके से सबसे पहले जवाब देंगे। जो सबसे पहले जवाब देंगे उनका नाम लिया जाएगा। 23 नंबर प्रश्न का जवाब दो, 23 नंबर प्रश्न का जवाब दो कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है मेरे शेर। कह रहा है ऑप्शन यहां पे जूल प्रति सेकेंड, या फिर जूल सेकेंड, या फिर सेकेंड प्रति जूल, या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके बखूबी दिख रहा है यहाँ पे। देखते हैं 23 नंबर प्रश्न का सबसे तेजी और सबसे शानदार तरीके जवाब कौन दिए हुए हैं। आप लोग नंबरिंग दे करके जवाब दीजिए ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग कितने प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल अद्भुत तरीके से। चलिए सबसे देखिए नंबरिंग, देखो नंबरिंग नहीं दे रहे हो यार तुम लोग, नंबरिंग दे करके जवाब दो कि 23 का जवाब लिख रहे हो, ये हमको पता होनी चाहिए ना। हाँ चलिए सबसे पहला जवाब आया हुआ है अमन कुमार जी का, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन, आपने सबसे पहले जवाब दिया है। अमन कुमार बोले कि सर ए का ए नंबर होगा, 23 का ए नंबर होगा। इसी प्रकार से अमन के बाद से गंगा तिवारी जी, माफ कीजिएगा गंगा तिवारी, रंजन तिवारी जी, सतंदर जी आदि हैं, मुकेश जी, SR शॉर्ट क्लासेस बहुत बढ़िया, दिलखुश राज जी, सुजीत जी, सबको जवाब दे रहे कि सर ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा। चलिए ये नंबर आपको हम लगा देते हैं ताला और बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कि जूल प्रति सेकंड होता है। अगले प्रश्न का देखते हैं कि कौन बच्चे जो है सबसे तेजी से जवाब दे पाते हैं, और ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रश्न है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? बाबू विद्युत धारा के मात्रक का होला, सबसे अद्भुत प्रश्न बाटे, और देखा था नहीं सबसे तेजी से जवाब क्या कराई, 24 नंबर नंबरिंग दे करके जवाब दो, यानी नंबर लिख दो कि 24 नंबर प्रश्न का जवाब देता रहा कि 23 नंबर की 25 नंबर का चीज, बिल्कुल क्या बात है। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों। चलिए सबसे पहला जवाब आ चुका है मधु कुमार जी का जवाब आया हुआ है, जो सबसे पहले जवाब दिए हैं कि सर इसका जो जवाब हुआ है, मधु जी क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि सर 24 का बी नंबर होगा, ये लिखते हैं। बताइए आप लोग, बताइए क्या होगा, हाँ आप लोग बताइए क्या बात है। इसी प्रकार से दिनेश रावत जी हैं, राजकुमार जी है, सूरज कुमार बोले कि सर ए नंबर होगा, और काफी सारे बच्चों का जवाब आया है ए नंबर, सीमा कुमारी, राजीव जी, पिंकी कुमारी,
उसके बाद से अरुण जी कि सर ऑप्शन नंबर ए होगा, और बिल्कुल आपको हम बता दें कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर ही होगा कि एम्पियर जो है सॉरी विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न का देखते हैं मेरे शेर, कौन जवाब देते हैं और बिहार बोर्ड की परीक्षा में छेद करते हैं और पड़ोसियों को एकदम जलाते नहीं, उसमें आग में उसको झुलसा देते हैं। चलिए, और आप ही हैं वो जो कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने माता पिता को सम्मान इज्जत दिला सकते हैं, अपने गुरुजनों का इज्जत दिला सकते हैं। यह वही समय यार, इतना बड़ा जब आपको मौका दिया जा रहा है कि आप कुछ कर दिखाइए, तो क्यों पीछे हट रहे हो? तो कुछ सच में कुछ कर दिखाइए आप लोग। चलिए, और जब आपको हम कह देते हैं कि यार इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप हर एक सब्जेक्ट का मात्र 5 गो मॉडल पेपर पढ़ लो ना, 5 गो मॉडल पेपर, 5 गो मॉडल पेपर अगर तुम लोग पढ़ लिए, समझो कि आप लोग धमाल मचा दोगे। बिल्कुल। कहले कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी, बाबू ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी क्या होता है? क्या बात है, गजब। युगोस जी ये हाँ, राजू की मधु कुमारी, अच्छा कुमार आप लिख दिए थे, मधु कुमारी, चलिए बहुत बढ़िया। अमन जी क्या बात है, क्या बात। इस प्रश्न का जवाब 25 का सबसे तेजी से जवाब दे राजीव कुमार जी, कंग्रेचुलेशन राजीव जी, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से काफी बच्चों ने जवाब दिया है, सबका नाम लेंगे, अद्भुत तरीके से आप लोग जवाब दीजिए। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए होता है उत्तरदायी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं मेरे शेर कौन से जो प्रश्न का जवाब जो अद्भुत तरीके से दे पाते हैं आप लोग। प्रश्न कह रहे कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार, ये लो, ये तो सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन है यार, सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन है। और देखते हैं कि इसका सही जवाब कौन देगा, देखते हैं कि इसका सही जवाब कौन दे सकते हैं आप लोग। चलिए कमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं सबसे अद्भुत तरीके से शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन या अपचयन। क्या बात है, क्या बात है यार, ये नंबरिंग देकर के नंबर लिखो ना, नंबर लिखो कि किस नंबर का प्रश्न का जवाब दे रहे हो। चलिए सूरज जी का जवाब आ रहा है कि सर 26 का ये नंबर होगा। क्या बात है सूरज जी, कंग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। अरुण जी क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। सौरभ जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। युवा जी क्या बात है। जिनका कमेंट नहीं आ रहा है वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आप बखूबी आप कमेंट कर देंगे। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बिल्कुल आप सभी का सही जवाब हो जाएगा उपचयन, यानी ऑप्शन मेरे शेर, ऑप्शन आपका ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अद्भुत तरीके से, अद्भुत और लाजवाब तरीके से आप लोग इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, चलिए अद्भुत तरीके से आप लोग इसका जवाब दीजिए। हाँ बहुत ही बढ़िया। चलो अगला कह रहे कि कली चूना पर जब जल, ये देखो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन आ गया यार, कि जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब क्रिया होती है। जब कली चूना पर जल डालेंगे तो कौन सी क्रिया होगी? ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, विस्फोटक या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी जवाब दीजिए। कली चूना पर, बाबू कली चूना पे 27 नंबर प्रश्न का जवाब, बाबू 27 नंबर प्रश्न का जवाब केकर बाटे सबसे जबरदस्त तरीका से। हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है। सीमा कुमार, चलिए सीमा कुमारी होना चाहिए ना यार। चलो गगन जी और धीरज कुमार, आयुष जी बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन, आपने सही जवाब दिया है कि सर उष्मा क्षेपी होगा, यानी ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का देखते हैं कि क्या आप लोग जवाब देते हैं, कौन स्टूडेंट जो होगा वह सबसे तेजी से जवाब दे पाएगा। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियशील है? बाबू सबसे ज्यादा अभिक्रियशील कौन बटे? और क्या बोलो 6 बजे डेली आना है ना क्लास में? एक बार कमेंट करो फटाफट से, एक बार यस करो, थम्स अप करो, जल्दी से लाइक करो कि हाँ सर हम लोग 6 बजे जुड़ेंगे, और जवाब भी देते रहो, जवाब भी देते रहो और 6 बजे जुड़िए। चलिए 28 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए बखूबी तरीके से। बेहतर, क्या बात है। चलिए के जी, चलिए क्या बात है। शक्यू जी बहुत बढ़िया, आशीष जी बहुत बढ़िया, क्या बात है। 28 का, क्या बात है, क्या बात है। काफी बच्चे ए नंबर दे रहे हैं और ए नंबर बता दें कि आपका सही जवाब है, यहां से सबसे ज्यादा अभिक्रियशील जो है वो आपका कॉपर ही है। क्या है? कॉपर आपका यहां से सबसे ज्यादा अभिक्रियशील है। बहुत बढ़िया मेरे शेर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। पड़ोसियों को एकदम जलाना नहीं, उसमें आग में उसको झुलसा देना है, यही समय है, यही समय है। देखो यही वो समय है जिसमें आप अपने माता पिता को सम्मान दिला सकते हो, यही वो समय हो जिसमें आप पड़ोसियों को जला सकते हो, यही वो समय है जिसमें आप अपने भविष्य को लिख सकते हो, अपने भविष्य को जबरदस्त तरीके से लिख सकते हो, यही वह समय है जिसमें अपने पूरे परिवार को, पूरे खानदान को आप बदल सकते हो।
तो जब इतनी बड़ी मौका आपको दी जा रही है तो क्यों पीछे हो यार, क्यों पीछे हो? और जब हम आपको कह रहे हैं कि यार इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, विश्वास नहीं होता तो आप हमें जांच कीजिए। और हर साल मेरा चैनल नंबर 1 रहता है एग्जाम के समय में, और इस वर्ष भी मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी विश्वास है कि आप लोग एक नंबर चैनल बना करके रखिएगा, जैसे हर वर्ष मेरा नंबर 1 चैनल बन के रहता है, और इस वर्ष भी नंबर 1 ही बन के रहेगा। आप हमारा सपोर्ट, हम आपका सपोर्ट करेंगे। सभी बच्चों को बता दीजिए और जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए। चलिए अगला, जितने बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं एक बार कर लेंगे। क्वेश्चन है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र। बाबू चूना जल के रासायनिक सूत्र का होला, तो चूना जल के रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ये देखो, इस 30 नंबर प्रश्न का देखते हैं कि कौन जो है वह सबसे शानदार और जबरदस्त तरीके से जवाब दे पाता है। कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच क्या होगा? बाबू लाल को नीला, ध्यान देंगे, लाल को नीला कर देता है। लाल को कैसा कर देता है? तो सब नीला कर देता है। तो जब लाल को नीला करेगा, इसका मतलब हो गया कि वो क्षार होगा कहीं ना कहीं, यही हो गया ना? हाँ सर बिल्कुल, लाल को नीला करता है वो उसे क्षार कहते हैं। और क्षार का पीएच मान क्या होता है? बताओ सर, क्षार का पीएच मान कितना होता है? सर क्षार का पीएच मान आपने बताया था कि सर 7 से अधिक होता है। क्लियर बाबू? चलिए 7 से अधिक होता है। अब यहां पे देखो कि 7 से अधिक कौन कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों में है। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये भी जवाब सही होगा, ऑप्शन नंबर बी ये भी जवाब सही होगा। यानी कि ऑप्शन में डी देखिए, ए और बी दोनों, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपका जवाब डी नंबर होगा और बखूबी बेहतर तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में जवाब बताइएगा और इसका जवाब जो होगा, सही जवाब क्या होगा आप हमें बताइएगा। प्रश्न के अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? बाबू अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन बताओ बटे। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही धमाल क्वेश्चन बटे। और अगर जवाब क्या होगी तो हाँ सर इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की त्रिअबंध होता है। त्रिअबंध होता है, यानी ऑप्शन सी नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। अगले प्रश्न का जवाब बताइए बाबू। और इस प्रश्न के जवाब तो सब क्यों क्या चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो बाटे अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है। यह प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार सबका कमेंट पढ़ रहे हैं। चलिए राजू जी क्या बात है, संदीप जी बहुत बढ़िया, पवन जी बहुत बढ़िया, हाँ क्या बात है, नीलम सिंह जी बहुत बढ़िया, प्रियांशु पाल जी, तबू तबील जी क्या बात है, इंडल कुमार जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। करे कि ग्लूकोज के आणविक सूत्र, बाबू ग्लूकोज के आणविक सूत्र का होला, ग्लूकोज के आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12 यानी कि H12 और O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगर क्लास को छोड़ के जाओगे ना तो ये जबरदस्त नहीं, कुछ खराब हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। प्लीज आप लोग जुड़े रहिए और आप लोग जवाब देते रहिए जबरदस्त और शानदार तरीके से। अगला प्रश्न है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं बताओ? तो बाबू सोडियम लवण जो है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण बाबू साबुन कहलाते हैं। ऑप्शन क्या होगा? साबुन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें बाबू, हम लोग फटाफट करते हैं क्योंकि देखिए आपके पास भी समय कम है, मेरे पास भी समय कम है। चलिए अब कमेंट में थोड़ा कम ध्यान देंगे लेकिन क्वेश्चन आपको फटाफट से कराएंगे, ठीक ना? चलिए कह रहे कि बंड CHO अभिक्रियाशील मूलों को क्या कहते हैं? तो बाबू बंड CHO अभिक्रियाशील मूलों को हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। ऑप्शन क्या होगा बताओ? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर। हाँ सर ए नंबर हो जाए। चलिए अगले प्रश्न जवाब बताइए, एकदम जबरदस्त तरीके से, एकदम धमाल तरीके से जवाब दीजिए। तो चलिए प्रश्न हम सभी कह रहे हैं आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या में क्या होती है? तो बाबू तत्व की परमाणु त्रिज्या में उस समय कैसी होती है? तो वह घटती है। कैसी होती है? घटती है। ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर होगा। क्या इस तरीके से क्वेश्चन का छोड़ोगे? नहीं बाबू, छोड़ना क्यों है? नहीं छोड़ना, एकदम एक एक प्रश्न का बखूबी बेहतर जवाब देना। चलिए अगर इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हो, परीक्षा से पहले 5 मॉडल पेपर को आप लोग अगर पढ़ लेते हो तो समझिए कि आपका 80 में 40 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। आप लोग हर एक प्रश्न का बखूबी बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। जैसे कि लिथियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, बेरिलियम है, इस तरीके को आपको सजाइए। इसको सजाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले लिथियम होगा, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फिर आपका फ्लोरीन होगा, ठीक ना? चलिए
यानी ऑप्शन क्या होगा सर, बी नंबर होगा। अगले प्रश्न का जवाब बताओ, अगले प्रश्न का बताओ तो जवाब कह रहे कि सिलिकॉन क्या है मेरे से, सिलिकॉन क्या है। ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है बाबू। अगर क्लास को छोड़ के जाओगे फिर पछताना पड़ जाएगा आपको। बार बार कहते हैं सिलिकॉन बाबू आपका एक क्या है, उपधातु है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न का जवाब बताइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक। तो बाबू विद्युत धनात्मक में से कौन बटे, तो हमने सबके जानने से कि सोडियम, सोडियम जो होता है विद्युत धनात्मक होता है, यानी कि Na+ हम लोग इसको लिखते हैं। बार बार ये भी इंडिकेट, यानी कि आप बार बार आप देखते भी होंगे कि Na+ इसको लिखा जाता है। चलिए अगला देखिए, अगला बताइए। ये तो बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है यार कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में, तो बाबू टिहरी बांध का आपका हुआ है उत्तराखंड में। याद करके रखना, याद करके रखना, सीधे एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। चलो अगले प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबोकर कहा है। ये देखो ये तो सबको पता है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी आता है ना। इसका जवाब क्या हो जाएगा, सोडियम को। बोला जाता है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो करके क्यों रखा जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है और ये बखूबी आप लोग जानते भी। इसका जवाब क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक बार यार शेयर कर दो क्लास में, क्लास को छोड़ के मत जाइए नहीं तो दिक्कत होगा आपको, प्लीज। क्या देते हैं, चलिए चलिए मेरे शेर। अगला कह रहे हैं कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। बाबू अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, अपमार्जक से, तो अपमार्जक से जो बनाओ जला वो ईजी सरफ बनाओ जला। क्या बनाओ जला, ईजी, सॉरी क्या बनाया जाता है, अच्छा सर्फ एक्सल भी है, शैम्पू भी है, इजी सरफ और उपयुक्त सभी। चलो उपयुक्त सभी हो जाएगा क्योंकि सरफ भी बनाया जाता है, शैम्पू भी और इजी सरफ, उपयुक्त सभी हो जाएगा ना। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सौर जल में किसका उपयोग होता है। बाबू सौर जल में, सौर जल में किसका उपयोग होता है, सॉरी सौर जल बोल रहे हैं, सौर सेल में, माफ कीजिएगा, सौर सेल लिखा हुआ है, सौर सेल। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो बाबू सिलिकॉन का होता है। किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। अगला जवाब बताइए, अगला बताइए। तो बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। बाबू खाना बनाने वाला ईंधन में क्या कर उपयोग नहीं किया कही जा सका, तो कर जवाब हो जाएगी सर LPA, CNG का उपयोग। CNG का जो उपयोग है हम लोग खाना बनाने में नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं CNG का उपयोग। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ये क्वेश्चन आपके हूब एग्जाम में छपेगा। कह रहा है 2Cu + O2 ऑक्सीजन से बनता है, 2CuO या है, इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें देखेंगे तो आपका ऑक्सीकरण होता है। किसमें, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि इसमें C है, Cu है, कॉपर है, इधर जब जा रहा है तो ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो जब भी ऑक्सीजन जुटेगा उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। चलो अगला जवाब, अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिटता क्यों नहीं भाई। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे ये आपका हाँ ऑक्सीकरण हो जाएगा। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं। ओहो देखो यहां से संतुलित समीकरण पहचाना, देखिए इसमें से पहचाना है कि कौन समीकरण संतुलित नहीं है, ये पहचानना है। समीकरण संतुलित इसमें नहीं है तो देखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया ना, इसमें समीकरण संतुलित नहीं है। क्यों, देखिए समीकरण संतुलित वही होता है जिसमें दोनों तरफ की, यानी कि तीर के बाएं तरफ और तीर के दाएं तरफ, यानी कि जो भी आपका अभिकारक होता है और जो आपका उत्पाद होता है, ये दोनों की परमाणु संख्या जो होती है आपस में, यानी कि सभी तत्वों की परमाणु संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। तो देखेंगे ध्यान से, तो यहां से Pb जो है इसका तो 1 है तो इधर भी 1 है, यहां तक तो सही है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 को ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे 1 गो है और यहाँ पे 2 गो है, तो 3 गो 3 गो 2 गो 5 गो, इधर है 5 है इधर है 6 को, तो बराबर है आपस में, नहीं बराबर है। जब ये बराबर नहीं है तो यही आपका हो जाएगा कि आपका एक असंतुलित समीकरण है। अगला देखिए, अगला बखूबी बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का पीएच मान। बाबू उदासीन विलयन के पीएच मान, तो उदासीन विलयन के पीएच मान जो होला वो 7 होता है। कैसा होता है, 7 होता है। आप सभी को पता है कि उदासीन विलयन का मान कितना होता है, 7 होता है। और हूबहू आपके एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, अगर क्लास छोड़कर जाओगे फिर दिक्कत हो जाएगा। अगला देखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल, बताओ दुर्बल अम्ल कौन है। बाबू दुर्बल अम्ल बताओ बटे, हमने क्या दुर्बल अम्ल कौन बटे, तो बॉन्ड ये CH3COOH जो है आपका एक दुर्बल अम्ल है। कौन है, CH3COOH क्या है, दुर्बल अम्ल है। बाबू ये आपका हो जाएगा क्या चीज, C नंबर। 6 बजे आइए और एकदम धमाल मचिए, जबरदस्त तरीके से आपको वही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है और नए साल में कुछ नया करना है। आप सभी को एक बार फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन है क्रायोलाइट एस्क है बाबू। क्रायोलाइट एस्क जो है किसका है, तो क्रायोलाइट जो एस्क होता है ना, वो एस्क होता है एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट किसका एस्क होता है, तो एल्युमिनियम का एस्क होता है, यानी ऑप्शन हमारा आपका डी हो जाएगा। चलिए क्लास में पूरी तरीके से आप बने रहेंगे।
अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है। कह रहे कि पोटेशियम की परमाणु संख्या, बाबू पोटेशियम के परमाणु संख्या कितना होला, तो पोटेशियम के परमाणु संख्या 19 होता है। कितना होता है, 19 होता है, और सीधे आपके एग्जाम में छपने वाला बाबू क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला मेरे शेर क्वेश्चन कह रहे कि फॉर्मिक अम्ल का यूपीएससी नाम, बाबू फॉर्मिक अम्ल के आईयूपीएसी नाम क्या होला, तो फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम मतलब मेथनोइक अम्ल होता है, और यही आपके चिट्टी या नेटल के डंक में पाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि चिट्टी या नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी फॉर्मिक अम्ल आपका पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते, कह रहा है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। बाबू इथाइल अल्कोहल के अणुसूत्र का होला, तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5 और OH होता है। क्या होता है, C2H5 और OH होता है। क्लियर, हाँ सर क्लियर, ऑप्शन सी नंबर। तो क्या छोड़ोगे, नहीं सर, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा ना, बिल्कुल सर पेपर के खोपड़ी में छेद करके आएंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। जो कोशिश करेगा, और बार बार कहा जाता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। अगला, अल्काइन कौन है। बाबू अल्काइन, यहां से अल्काइन बताना है आपको कि अल्काइन कौन है, जल्दी बताइए। तब बाबू यहां से अल्काइन हो जाएगा क्या चीज, C2H5। क्या हो जाएगा, C2H5 जो हो जाएगा आपका एक अल्काइन हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखो, ये कह रहा है कि चीनी का सूत्र क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र। बाबू चीनी के रासायनिक सूत्र क्या करा याद बटे, चीनी का रासायनिक सूत्र बतला दो। चीनी का रासायनिक सूत्र बाबू होता है CH3COOH, सॉरी C12H22 और O11 होता है। क्या होता है, H22 और O11 होता है। कैसा होता है, C12H22 और O11 होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कभी कभी बोलते बोलते जुबान फिसल जाता है ना, बोलना कुछ और है, बुला कुछ और जाता है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या क्या है। एसिटिलीन में, बाबू एसिटिलीन में बताना है, सीधे एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। इसका राइट जवाब होगा कि त्रियाबंध होता है। कैसा, त्रियाबंध होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या, राम सभी का कि श्वसन के, एक मिनट, चलिए कह रहे कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाने वाला बीज कौन है। श्वसन के अध्ययन के लिए, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही बखूबी, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाने वाला बीज कौन है, तो इसका राइट जवाब होगा अंकुरित बीज है। कौन है, अंकुरित बीज है, यानी ऑप्शन नंबर, तो सर बी नंबर हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। मानव वृक्क, तो मानव वृक्क आप सभी जानते हैं कि उत्सर्जन से संबंधित है ये। तो देखिए यहां से उत्सर्जन कौन है, तो ऑप्शन नंबर कहेगा सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसका परिवहन के लिए जिम्मेदार है। बाबू जाइलम, देखो पौधा में दो होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है जाइलम, और एक होता है आपका फ्लोएम। फ्लोएम होता है, ठीक ना, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। देखो जाइलम का कार्य क्या होता है, जो मिट्टी से जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक, तने द्वारा पत्तियों तक पहुंचा देना। और जो पत्तियां में तैयार जो भोजन होता है ना, जो भोजन होता है, ठीक ना, ये क्या करता है, खनिज लवण या और जल को पहुंचाता है, खनिज लवण और जल को पहुंचाता है, ठीक ना, ये होगा आपका जाइलम। फ्लोएम क्या करता है, भोजन को पहुंचाता है, यानी कि फ्लोएम जो होगा वो पत्ती में जो तैयार भोजन हो जाएगा उसको ये पेड़ पौधे के प्रत्येक भागों तक पहुंचाएगा, उसका काम फ्लोएम होता है। और जाइलम का क्या हो गया, तो जो खनिज लवण को और जल को जो मिट्टी से जड़ से लेकर के पूरे तने द्वारा पत्ती तक पहुंचाए, उसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, जाइलम। तो कह रहे हैं कि जाइलम का निम्नलिखित में, तो जाइलम का क्या हो जाएगा, से पानी हो जाएगा, पानी दे तो और चाहे खनिज लवण दे तो बात वही आपका हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, पड़ोसियों को बाबू मुंहतोड़ जवाब देना है, तो क्लास में पूरी तरीके से बने रहिए और जबरदस्त और धमाना चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। बाबू श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलेला, तो हम सब क्यों जानते हैं कि श्वसन के दौरान जो बाटे कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होला, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। चलो अगला कह रहा है कि फलों के पकाने के लिए निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जा सकता है। फलों को पकाने के लिए, तब वो फलों की पकाने एथिलीन ही होता है। क्या होता है, एथिलीन होता है, ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और यह प्रश्न इस वर्ष आपको बता दें, या तो प्रथम पाली नहीं तो द्वितीय पाली में ये गारंटी ये पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है,
अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल किया जाता है वह क्या कहलाता है? न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल किया जाता है बाबू उसे हम डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। चलो अगला देखिए, अगला प्रश्न अद्भुत प्रश्न है बाबू, क्लास को छोड़ के जाओगे फिर दिक्कत होगा बाबू। यह वही क्वेश्चन है जो आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन क्या है? जल्दी जवाब दीजिए। आपातकाल का हार्मोन कौन है? एड्रीनलिन है। एड्रीनलिन जो होता है वह आपातकाल का हार्मोन होता है। ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा जबरदस्त और शानदार है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया, कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? देखो अनैच्छिक क्रिया कहने का मतलब हो गया कि वह ऐच्छिक क्रिया होनी चाहिए। अब ऐच्छिक क्रिया क्या होता है सर? तो ऐच्छिक क्रिया वही होता है जो आप अपने अनुसार उसे कंट्रोल कर सके, आप अपने अनुसार उसे कंट्रोल कर सके। जैसे चबाना, चबाना क्या है? आपको मन करेगा तो भोजन को चबाइएगा, मन कर नहीं करेगा रोक सकते हैं। लेकिन अगर उल्टी आ रही है तो क्या आप इसे रोकिएगा? नहीं सर। अगर उल्टी आएगा रोकेंगे तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अगला है अत्यधिक लार आना। जैसे इमली वगैरह खाते हो, मतलब नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में क्या हो जाए? लार आ जाए, इसे रोक सकते हो? नहीं सर, नहीं रोक सकते हैं। अगला दिल का धड़कना। अगर दिल धड़क रहा है, अगर उसे चाहो कि तुम उसे रोक दो तो फिर रोक नहीं सकते हो। रोकोगे तो तुम ही रुक जाओगे हमेशा के लिए। लेकिन क्या हो जाएगा? चबाना, चबाना मन कर तो आप चबाइए, मन कर तो नहीं चबाइए, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। क्लियर? चलो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखो प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? जो गर्भ की अवधि होती है यानी कि बच्चा को एक जन्म लेने के लिए कितने दिनों की, मतलब कितना दिन होना चाहिए? वैसे हम 9 माह जानते हैं। कितना? 9 माह जानते हैं ना, 9 महीना होना चाहिए बच्चे को, 9 महीना होना चाहिए उसको जन्म लेने के लिए। लेकिन दिन की बात करें तो वही 9 3 27 270 दिन। ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। 9 महीना यानी कि 270 दिन। 270 दिन के बाद से कभी भी बच्चा को जन्म, मतलब बच्चा जन्म ले सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। उसके पहले होगा तब भी दिक्कत हो सकती है, बाद में भी होता तब भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगला है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? गंगा एक्शन प्लान, तो गंगा एक्शन प्लान जो है 1985 में शुरू किया गया था। ठीक ना? ये सीधे एग्जाम में सभी आने वाला बाबू क्वेश्चन है और ये वही सभी क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा खास है। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि आपको मतलब कि बहुत कुछ इसे करने का, लेकिन अब एग्जाम के लिए आपको वही पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा खास है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक ना? चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये पता नहीं क्यों जल्दी जल्दी काम नहीं करता कभी कभी। चलो अच्छा, ये इरेजर पे क्लिक हो जाता ना, फिर कभी कभी दिक्कत हो जा रहा है। चलो अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? मुकुलन द्वारा बाबू, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो बाबू मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में यानी निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? बाबू श्वसन तंत्र से संबंधित कौन बीमारी बटे? तो श्वसन तंत्र से संबंधित टीबी बा। टीबी जो है ना वह श्वसन से संबंधित बीमारी है। क्लियर? तो एग्जाम में आएगा छोड़ोगे नहीं सर, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हम आपको तो बार बार कहते हैं यार, आपको मतलब कि अगर डाउट लग रहा है कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं पता नहीं एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, तो यार जांच करो ना, हमें पिछले 10 सालों का क्वेश्चन पेपर उठा लो, चेक करो कि क्या हम जो पढ़ा रहे हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल देखोगे क्या आएगा। कह रहा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? किसका पाचन? तो देखिए सेल्यूलोज का जो पाचन है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव इसका पाचन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये काम जो है वह पौधे में होता है और पौधे ही कर सकते हैं। क्लियर? चलो अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, देखो ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? ब्रेन हेमरेज का। क्लियर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये। तो देखिए ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण होता है हाइपरटेंशन। क्या होता है? हाइपरटेंशन। देखो आपके एग्जाम में क्या होगा कि ये 2 तरीके से पूछे, एक पूछेगा मतलब एक एग्जांपल में रहेगा हाइपरटेंशन, एक देगा आपको हाइपोटेंशन। तो आपको हाइपरटेंशन पे क्लिक करना है। क्लियर? चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण, अरे बाबू आप लोग कहां से जुड़े हैं, किस किस जिले से जुड़े हैं, ये जैसे ही 80 क्वेश्चन होता है हम आपसे पूछेंगे, फिर आपको नेक्स्ट अगला मॉडल पेपर आपको कराएंगे, क्योंकि आज नए साल की शुरुआत कुछ नया और धमाल तरीके से होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और क्लास को छोड़ के जाएंगे तो बिल्कुल यार दिक्कत होगा, क्योंकि अगर पड़ोसियों को जलाना है, अपने माता पिता को सम्मान दिलाना है, अपने गुरुजनों को इज्जत की लाज रखना है, तो और अपने भविष्य को सुनहरा बनाना है, सफल बनाना है, तो यही समय है
और इसी समय को अगर आप खो दीजिएगा, संकल्प लीजिए आज नए साल में कि सर आज से हम संकल्प लेते हैं कि इतनी जबरदस्त और शानदार तैयारी करेंगे कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल आप सभी एकदम जबरदस्त और शानदार तैयारी कीजिए। अगला है कि निम्नलिखित में कौन परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो परजीवी का उदाहरण होता है आपका कष्टुका। कष्टुका जो होता है परजीवी का उदाहरण होता है। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी कह रहे हैं कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है बाबू? तो आलिंदों के द्वारा किया जाता है। क्लियर? क्या किसके द्वारा? आलिंदों के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, बखूबी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। आकर के हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है बाबू? हाइड्रा में, तो हाइड्रा में जो अलैंगिक विधि के जो क्या बोल रहे, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है तो वो किसमें? तो मुकुलन द्वारा, ठीक है ना। हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा। अगला है कि जनन संचारित रोग बाबू, जनन संचारित जो रोग बटे वो कौन है? इसमें से जनन संचारित रोग कौन है? देखो तो सिफिलिस जो है ये भी जनन संचारित रोग है, एड्स है ये भी आपका जनन संचारित रोग है, गोनोरिया जो है ये भी जनन संचारित रोग है। यानी कि उपयुक्त जो सभी दिया गया ना, ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा वह बिल्कुल राइट जवाब होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग, पुष्प का बाबू बाहरी भाग आपको बताना है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, क्लास में पूरी अंतिम तक बने रहिए। पुष्प का बाहरी भाग बताना है आपको क्या होता है। तो देखो पुष्प का बाहरी भाग होता है बाह्य दलपुंज। क्या होता है? बाह्य दलपुंज होता है। और जैसे एग्जाम में पूछेगा एकदम आपको तहलका और एकदम धमाल आपको मचा करके आनी है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में बाबू, ब्लड समूह ए में अगर बात करें तो एंटीबॉडी जो होता है वह बी होता है। कौन होता है? बी होता है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है या कोई पूछता है तो आप इससे जवाब दे देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है? क्वेश्चन बड़ा ही अद्भुत है, क्लास को छोड़ के जाएंगे फिर दिक्कत होगा यार, प्लीज कह देते हैं। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का जो काम करता है वह इंसुलिन है। यानी ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे कि पादप वृद्धि हार्मोन है बाबू, पादप में वृद्धि हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है बताओ? तो पादप में वृद्धि हार्मोन के नाम से जिब्रेलिन को जाना जाता है। किसे? तो जिब्रेलिन को जाना जाता है। यानी ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। और यही सभी प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में टकरा जाएंगे, सीधे एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन जो बाबू वो स्रावित होता है बताना आपको। तो हार्मोन बाबू स्रावित जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। किससे? अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का इस मॉडल पेपर का यहाँ पे क्वेश्चन कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि? ये देखो ये तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो मनुष्य के शरीर में बाबू जो लार ग्रंथि पाई जाती है ना वो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न कह रहा है कि एंड्रोजेम है बाबू। एंड्रोजेम क्या है? एंड्रोजेम बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है बाबू कि एंड्रोजेम क्या है। तो एंड्रोजेम आपका मेल हार्मोन होते हैं। क्या होता है? मेल हार्मोन। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, और अभी आपको इसके बाद से जब सेकेंड मॉडल पेपर हम शुरू करेंगे उसके बाद से आपको बताएंगे कि आप हमारे से कैसे बातें कर सकते हैं। मतलब अगर आप हमसे बातें करना चाहते हैं तो बात आप कैसे कर सकते हैं ये भी आपको बताने वाला है। और तो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास में बने रहिए, है ना। कह रहा है और कहाँ से जुड़े हुए हैं आप लोग, सबका नाम लेंगे एक बार, फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे दूसरे मॉडल पेपर की। ठीक ना। कह रहा है कि मटर को अपने प्रयोग में किसने चुना था? मटर को अपने प्रयोग में किसने चुना था? आप सभी जानते हैं कि मटर को जो है वह कौन चुने थे? तो मेंडल साहब चुने थे। कौन? मेंडल साहब जी। तो मेंडल साहब जो है मटर को चुने थे अपने प्रयोग में। चलिए तो ये रहा आपका प्रथम मॉडल पेपर, और इस तरीके से आपने 80 क्वेश्चन देखा और 80 क्वेश्चन में आपको 40 प्रश्न का जवाब बताना है। अब हम शुरुआत करेंगे दूसरे मॉडल पेपर की। तो 80 प्रश्न में आप कितने प्रश्न का जवाब दिए हैं ये अद्भुत तरीके से आपको पता है, आपको खुद ब खुद पता है कि, और आप एग्जाम में कितना स्कोर कर सकते हैं आपको खुद पता है। आप कितने पड़ोसियों को, कैसे पड़ोसियों का जवाब दे सकते हैं, मुंहतोड़ जवाब, ये भी आपको पता है। चलो ये दूसरा मॉडल पेपर है विज्ञान का, और जैसा कि आपको हमने शुरू में बताया कि आपको 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 24 आपका लघु उत्तरीय और 6 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र आधे प्रश्न का जवाब देना है।
80 में से मात्र 40 प्रश्न का जवाब देना है, 24 में से मात्र 12 प्रश्न का जवाब देना है, 6 में से मात्र 3 प्रश्न का जवाब देना है, यानी 110 प्रश्न पूछा जाएगा, मात्र इसमें से 55 प्रश्न का जवाब देना है। क्लियर? और इस तरीके से 80 नंबर का पेपर होता है। बिल्कुल बाबू। चलो तो एक बार आप सभी कमेंट करेंगे हमें कि आप लोग कहां कहां से जुड़े हुए हैं, फिर आपको बताते हैं कि आप हमसे बातें करना चाहते हैं, एग्जाम के बारे में कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ समस्या होता है, तो कहां पे आप हमसे बातें कर सकते हैं, कैसे हम आपसे संपर्क करेंगे और कैसे आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ये सब कुछ हम बताने वाले हैं। एक बार जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट से, और जल्दी से बताइए कि आप लोग कहां कहां से जुड़े हुए हैं। जल्दी बताइए, तो बिल्कुल फटाफट से बताइएगा आप लोग कि कहां से आप लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। हाँ, सबका नाम लेंगे, एक बार आप लोग बताएंगे जरूर। उसके बाद से हम लोग सेकेंड मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं और नए साल में जो आपको आदाद है वो कुछ हम लोग अद्भुत करेंगे। क्लियर? करेंगे ना? बिल्कुल बाबू, आप सब एकदम तैयार रहिएगा, क्लास में पूरे तरीके से बने रहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, एकदम लाजवाब तरीके से एक बार सब लोग शेयर कर देंगे। और जो भी बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो कमेंट आप करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक ना? तो आप ये काम कर लीजिए, चैनल को एक बार चेक कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो जल्दी से पहले आप एक बार कर लीजिए, ठीक ना? और डेली आप लोग 6 बजे और शाम को कब 7:30 बजे, ये 2 क्लास में है। लेकिन आज तो आपका लगातार ये क्लास चलेगा, आज आपका 7:30 बजे क्लास नहीं चलेगा, इसी क्लास में हम लोग बने रहेंगे और कुछ अद्भुत होगा ये नए क्लास में, ठीक ना? चलो जल्दी से जवाब दीजिएगा आप लोग। बहुत बढ़िया। हाँ बाबू, 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से मात्र आपको 40 ही प्रश्न का जवाब देना है। चलो एक बार नाम ले आप सभी का, इंतजार करो कि सर कहां चले गए, कहीं नहीं गए, यहीं पे हैं। चलो चलिए, अब आप लोग बताइए कि आप लोग कहां कहां से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बाबू, नीतीश जी बहुत बढ़िया, हाँ मंटू कुमार जी मेरे नाम से आप जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, हाँ राहुल जी, क्या बात है राहुल जी, बहुत बढ़िया, एक बार शेयर कर देंगे सबके साथ। और ये दूसरा मॉडल पेपर होगा, और कहां कहां से जुड़े हैं एक बार बोल दीजिए आप हमें, और फिर आपको बता देते हैं कैसे आप हमसे बातें कर सकते हैं, और फिर आपको हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और दूसरा मॉडल पेपर हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और लाजवाब है और धमाल क्वेश्चन है, ठीक ना? चलिए, क्या बात है, क्या बात है। ओहो, चलिए बहुत बढ़िया, आपने अद्भुत क्वेश्चन पूछ दिया है कि सर मैं स्टूडेंट आपका हूं और आप हमें सब्जेक्टिव पढ़ा दीजिए। तो अद्भुत, आपको हम बता दें कि आज के बाद से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगातार मिलना शुरू हो जाएगा, इसमें नो डाउट, कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, धीरेश जी सर मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी, बहुत खुशी हुई हमें। गया से जुड़े हुए हैं सोहेल अहमद जी। पल्लवी कुमारी बोलेगी सर हम दरभंगा से जुड़े हुए हैं। आर्यन यादव बोल रहे हैं कि सर हम दरभंगा से जुड़े हुए हैं। हाँ, आर्यन जी जुड़े हुए हैं भागलपुर से, बहुत बढ़िया। आयुष जी, क्या बात है, बड़ी लाजवाब, क्या बात है। चलिए, गौतम कुमार बोले कि सर मैं बिहार के समस्तीपुर जिला से हूं, बहुत बढ़िया, क्या बात है, लाजवाब, एकदम गजब। मुन्ना कुमार बता रहे हैं कि सर हम सारण जिला से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग पटना से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। स्मार्ट जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो, क्या बात है, क्या बात है, एकदम अद्भुत अद्भुत। चलिए चलिए चलिए, आंसू बोल रहे हैं कि सर मैं समस्तीपुर से जुड़ा हुआ हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, और काफी बच्चे जो है अभी क्लास को छोड़ के पता नहीं क्यों चले गए, तो वही लोग जाते हैं जो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं करना चाहते हैं। यार, जब आप लोगों को बार बार बोला जा रहा है कि आपको वही सभी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आएगा, तो फिर क्लास को छोड़ के क्यों जाते हो? जब हम आपके लिए इतना बोल पाते हैं, उसी समय से बोल रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल। तो जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, बोल सकते हैं, इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो यार आप लोग भी कीजिए बेहतरीन तरीके से। चलिए, बहुत खुशी हुई, आप लोग जुड़े सभी डिस्ट्रिक्ट से, लगभग बिहार के हर एक जिले से आप लोग जुड़े हुए हैं और इतना प्यार सपोर्ट मिलता है, बहुत खुशी होती है हमें। चलिए, अब बताते हैं आप हमसे बातें करना चाहते हैं या कोई डाउट है तो देखिए, आप लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे या फिर आप कमेंट तो जानते ही हैं, यूट्यूब पे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट कर दीजिए, ठीक ना? कभी ना कभी आपको जवाब हम यहाँ पर दे देंगे या फिर आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। लेकिन अगर आपसे हमसे बातें करना है तो इंस्टाग्राम पे आपको, इंस्टा पे आप हमें जाना है, आप हमको वहां पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम मेरा आईडी जो है वो मंटू सर के नाम से है, ठीक ना? मंटू सर, आप इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिएगा मंटू सर या डीएलएस एजुकेशन, मंटू सर सर्च कीजिएगा, MANTU लिख देते हैं, MANTUSIR सर,
मंटू सर सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो आप जो है आप वहां पे पहुंच जाएंगे मेरे आईडी पे, आप उसे फॉलो करके और वहां पे मैसेज का सेक्शन बना रहता है, आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। जैसे ही हम फ्री होंगे बाबू आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे हम। और ऐसा और अगर आपकी समस्या होगी कि बड़ा ही गंभीर समस्या होगी, खुद हम आपके पास कॉल करेंगे, आपकी समस्या सुनेंगे और वहां पे आपको जवाब दे देंगे। क्लियर? तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए और आप लोग वहां पे भी कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अब जवाब दीजिएगा, बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त तरीके से जवाब दीजिए। तो प्रश्न कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यानी कि किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, किसी उत्तल लेंस की, ओर माफ कीजिएगा, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो आप सभी जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वह हमेशा धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। और धनात्मक हुई हम लोग क्या करते हैं, प्लस VE लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्लस VE लिखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ने के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए? तो बाबू आप सभी जानते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका राइट जवाब होगा, क्या होगा? इसका जवाब होगा कि 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का व्यवहार आप लोग करेंगे। क्लियर बाबू? चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पे बाद में जाइएगा, पहले क्लास ले लीजिए, ठीक ना, पहले क्लास ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? मोटर गाड़ी के चालक के सामने, तो बाबू मोटर गाड़ी के चालक की जो सामने है वो आपका लगा रहता है उत्तल दर्पण, जिसे हम लोग साइड मिरर कहते हैं, ठीक ना। कभी कभी साइड मिरर लिख करके देता है और कभी कभी बोलता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने। तो चालक के सामने आपको साइड मिरर के रूप में आपको उत्तल दर्पण लगा रहता है। चलिए अगला देखो, ये क्वेश्चन तो अपने आपको बखूबी बहुत बार बता दिया है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रही है और तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वह समतल दर्पण में कितने स्पीड से दिखाई देगा? तो इसकी दुगुना यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष कौन है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी, देखो जब फोकस दूरी बढ़ जाती है ना तो उस समय दीर्घ दृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष होता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो होगा वह बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का उपयोग किया जाता है उसमें लगे रहते हैं, उसमें कौन से लेंस लगे रहते हैं? तो उसमें उत्तल लेंस ही लगा रहता है, ठीक ना, उत्तल लेंस लगा रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है और प्रश्न है विद्युत आवेश की इकाई क्या है? बाबू विद्युत आवेश की इकाई, तो बाबू विद्युत आवेश के जो इकाई बटे वो कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब। और यह क्वेश्चन को बता दें कि मैट्रिक के साथ साथ इंटर के परीक्षार्थियों के लिए भी इंपोर्टेंट रहता है कि विद्युत आवेश का सही मात्रा क्या होता है? कूलम्ब होता है, जिसे सी से प्रदर्शित हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन आवेश तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने दिया था उसका क्या नाम था? हम लोग जानते हैं कि एक धनावेश होता है, एक ऋण आवेश होता है, यानी कि एक प्लस और माइनस होता है। तो प्लस और माइनस जो है वह आपको बताना है कि इसका नाम किसने दे दिया था। इसका नाम जो है वो किसने दिए थे? तो इसका नाम दिए थे बाबू बेंजामिन फ्रैंकलिन दिए थे, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक बार यार शेयर कर दो, तुम लोग जितने भी बच्चे शेयर नहीं किए एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगला है कि एक पदार्थ को 1 कूलम्ब धनावेश में आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं उसकी संख्या क्या है? देखो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इस वर्ष के लिए इंटरमीडिएट यानी इंटर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए। ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए। समझो कि इसको याद करके रखना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि 6.25 गुणा 10 का पावर 18 होता है। क्लियर? चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये देखो, ये प्रश्न बड़ा ही अद्भुत है। कह रहे कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, इसमें से 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं। इसे जब 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं जिसके द्वारा उत्पन्न शक्ति जो होगी वो कितनी होगी? शक्ति निकाल देना है। शक्ति जब आपको निकाल के हम बताए थे तो आपने सभी बताया था, क्या बताए थे सर? 50 वाट निकल के आएगा। बिल्कुल 50 वाट निकल के आएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, तो इसका जवाब जो हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की यदि बात करते हैं
तो प्रश्न कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है आधारित है। बाबू विद्युत जनित्र का सिद्धांत बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत के चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, यानी ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। एक बार सबको एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को। चलिए बहुत बढ़िया, शबनम जी, चलिए नीरज जी, मधु कुमारी जी, चलिए अमरिंदर बाहुबली, रितु जी, अयोध्या जी, भाईजान बिहार से हैं, बहुत बढ़िया। चलिए निशा जी, नितेश जी, क्या बात है, गजब, एकदम लाजवाब तरीके से जवाब दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बड़ा बढ़िया प्रश्न कह रहे हैं कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो बाबू लघुपथन के समय विद्युत धारा की जो मान होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अत्यधिक बढ़ जाता है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिक्रिया PbO प्लस सी से बनता है Pb प्लस CO। यहां पे बोल रहा है कि क्या चीज हो रहा है, यहां पे क्या चीज हो रहा है, तो देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे C का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑप्शन इसका बी नंबर होगा। क्या हो रहा है, C क्या, देखो यहाँ पे C है, C में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, C का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण इसका हो जाएगा। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला निम्नलिखित धातुओं में कौन NaOH के विलयन से H2 देता है, यानी H2 गैस जो है इसमें से कौन देता है, आपको ये बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, सी नंबर हो जाएगा कि सर एल्युमिनियम है। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक ना। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि विलयन का पीएच जो है वह 13 है, कह रहा है कि यदि विलयन का पीएच 13 है, इसका अर्थ क्या है। तो जब बाबू विलयन के पीएच जब 13 बटे यानी कि 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक किसका होता है, 7 से अधिक किसका होता है, सर कहिएगा क्षार का होता है। क्षार में क्या हो जाएगा, ये प्रबल भास्मिक होता है, क्योंकि 13 है और 14 तक होता ही है, तो 13 यानी कि सबसे ज्यादा क्या है, भास्मिक है, यानी कि सबसे ज्यादा क्या है, क्षारीय है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, बताओ। बड़ा बढ़िया प्रश्न है, इसका जवाब हो जाएगा P4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P4 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन कह रहे हैं कि पीतल में रहता है, बाबू पीतल में क्या रहता है, तो आप सभी को याद होना चाहिए, आपको इस दिमाग में बैठा कर रखना है कि कॉपर और जिंक रहता है। क्या होता है, कॉपर और जिंक रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला धातु की प्रकृति होती है, धातु की प्रकृति, तब बाबू धातु की जो प्रकृति होता है वो आपका विद्युत धनात्मक होता है, ऑप्शन ए नंबर। क्या होता है, ए नंबर हो जाएगा, ठीक ना। विद्युत क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर जो प्रश्न बाबू कह रहा बाटे, प्रश्न का आता है कि चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है, चुंबकीय अशुद्धि को। तो बाबू चुंबकीय अशुद्धि को जो है चुंबकीय विद्युत द्वारा दूर किया जाता है। क्लियर, कैसे दूर किया जाता है, चुंबकीय विद्युत द्वारा दूर किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं बाबू, यह वही सभी प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है कि कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व कौन है। बाबू कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व तो कार्बन ही होता है, यानी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यही सब एग्जाम में क्वेश्चन आपके सीधे पूछ दिए जाते हैं। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न बड़ा ही बढ़िया है, प्रश्न कह रहे हैं हम सभी का कि अक्रिय तत्व कौन है। बाबू इसमें से अक्रिय तत्व, तो अक्रिय तत्व की बात करते हैं तो हीलियम जो हो जाएगा ना, ये आपका एक अक्रिय तत्व हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला कह रहा है कि एल्कीन श्रेणी के यौगिकों को सामान्य सूत्र क्या है, एल्कीन का। देखो हमने आपको बखूबी तरीके से बताया, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है अल्काइन। अल्काइन होता है, ठीक ना, ये तीन होता है और तीनों का सामान्य सूत्र आपको याद करके रखना है। एक होता है CnH2n+2 होता है एल्केन का, एल्कीन का होता है CnH2n होता है, बोलो सही, बिल्कुल। और अल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। क्लियर, यानी याद करने का तरीका क्या है कि CnH2n में 2 जोड़ दो, 2 छोड़ दो, 2 घटा दो, यानी कि अगर आप CnH2n में 2 जोड़ देंगे तो एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा, CnH2n में 2 को छोड़ देंगे, आप नहीं लिखेंगे तो एल्कीन का हो जाएगा, और CnH2n में 2 को घटा देंगे तो हो जाएगा अल्काइन का। क्लियर, यानी क्या हो जाएगा आपका यहां से एल्कीन का क्या होगा, CnH2n-2 नहीं CnH2n हो जाएगा, ठीक है ना। एल्कीन पूछ रहा है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना, एल्कीन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, अपमार्जक बनाने में
अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है ईथर का, कॉस्टिक सोडा, पोटास का, अल्कोहल का या फिर गंधक अम्ल का। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन है कि अपमार्जक बनाने में तो बाबू अल्कोहल हो जाना चाहिए, बिल्कुल। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा कि आवर्त सारणी के 7A का तत्व कौन है? आवर्त सारणी के बाबू 7A का तत्व है, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न, और इसका राइट जवाब होगा कि हैलोजन अयस्क है। क्या है? हैलोजन, ये हैलोजन कहलाते हैं 7A का तत्व। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहां से 4 ऑप्शन दिया गया और इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका राइट जवाब है परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, बड़ा ही बखूबी, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और जो आपको अंतिम घड़ी में पढ़ाते हैं, अंतिम समय में पढ़ाते हैं, वो आपके हूबहू आपके एग्जाम में छप जाते हैं, और यही सभी क्वेश्चन बाबू पूछे जाते हैं। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं कि अगर क्लास को छोड़ के आप जाते हैं तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। हम तो ये भी कहते हैं कि आप हमें जांच कीजिए कि जो आपको हम पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है। बहु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है क्रिया में उत्पन्न होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो उत्पन्न होती है वो बाबू ग्लूकोज उत्पन्न होती है। यहाँ पे क्राबोज हो गया, ठीक ना, ग्लूकोज होगा यहाँ पे, ठीक कर लीजिएगा इसको। चलो अगला है कि अंडाणु निषेचित होता है, तो बाबू अंडाणु जो निषेचित होता है, और यह प्रश्न आपको बता दें इस वर्ष से पूछा जाएगा हर हाल में, फिलोपियन नलिका में होता है। किसमें होता है? फिलोपियन नलिका में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, फिलोपियन नलिका में होता है। अगला श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया, तो श्वसन की क्रिया होती है, ऑप्शन है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में या राइपोज में या हरित लौक में श्वसन की क्रिया। चलिए बताइए तो जवाब, इसमें हमको डाउट है, शायद माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इस पर एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा, श्वसन की क्रिया किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलो उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, हमको थोड़ा सा डाउट है उसमें। अगला देखिए, अगला प्रश्न बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है कि एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब क्या होता है? तो ये सबको पता है कि यार 120/80 होता है। क्या? 120/80 होता है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए अगला देखो, अगला प्रश्न बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? पत्तियों का मुरझाना, तो बाबू पत्तियों का जो मुरझाना हो जाएगा वो एब्सिसिक अम्ल के द्वारा होता है, एब्सिसिक एसिड के द्वारा, ठीक है ना। एसिड को ही हम लोग अम्ल कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले उपयोग किया जाता है? तो ये तो सबको पता है, आपको कई बार बताया कि एथिलीन का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग क्यों होता है, किस कारण से होता है? तो सबको पता है कि सर एड्स रोग असुरक्षित यौन संपर्क के कारण होता है, असुरक्षित यौन संपर्क के कारण, यानी ऑप्शन हो जाए क्या चीज? ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि चमगादड़ और पंछी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसका राइट जवाब हो जाएगा कि समजात अंग के। किसके है मेरे शेर? तो समजात अंग के हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए 80 क्वेश्चन ही कंप्लीट करके रहने देते हैं, ये 2 ही मॉडल पेपर पढ़ाएंगे आज आपको, ठीक ना। चलिए आज ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 मॉडल पेपर करा देते हैं फटाफट से। चलिए 36 नंबर पे पहुंच ही चुके हैं, जल्दी जल्दी और क्वेश्चन, आधा और क्वेश्चन बाकी है। कह रहे कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे अंगों को समवृत्ति कहते हैं ना, ये समजात अंग कहता है, ये हाँ समवृत्ति होगा। क्लियर? चलिए समजात अंग, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल समजात अंग होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर? चलो अगला है कि कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा कि बगीचा और खेत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, देखिए तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है ये सबको पता है बाबू, क्या हो जाएगा? सूर्य होता है। क्लियर? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। और यही सभी क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में हूबहू पूछ दिए जाते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया है, कह रहे कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? ये बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि पेड़ों की अनुदिन कटाई, अतिचारण, खनन, ये सभी हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं।
ये 40 नंबर प्रश्न है, 80 प्रश्न को कंप्लीट करके रहने देते हैं, 2 ही मॉडल पेपर। अगला है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा उपघटित होते हैं वे कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं जैव निम्नीकरण। तो जब तक क्लास खत्म नहीं होता तब तक बने रहिए, अब फटाफट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, 10 से 15 मिनट और लगेगा। अगला है कि अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो देखिए अमीटर से जो है वह धारा को मापा जाता है। क्लियर? ये याद करके रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की धारा को मापा जाता है। अगला देखिए, अगला है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, वह क्या होता है? तो देखो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसे हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। और जो विद्युत ऊर्जा को, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले उसे हम लोग जनरेटर कहते हैं, ठीक ना। चलो अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? प्लाज्मोडियम में, तो प्लाज्मोडियम में जो होता है बाबू वह बहुखंडन के द्वारा होता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष जिसमें हो गया होगा ना बाबू, तो उसे ध्यान देखिए, उसे अवतल लेंस द्वारा हटाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर? हम लोग फटाफट कर लेते हैं क्योंकि समय भी काफी ज्यादा लग गया है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधे में जनन अंग कहां पाया जाता है? तो बाबू आप सबको पता है और सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, पौधे में जनन अंग जो है वो पुष्प में होता है। अगला है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे को चुना था? ये सबको पता है कि मटर के पौधे को उन्होंने चुना था, मेंडल जी ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, 5 से 10 मिनट और क्लास चलेगा। कह रहे कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ये सबसे आसान क्वेश्चन है और ये बहुदिशीय दिशा में होता है। कैसा? बहुदिशीय दिशा में होता है, ऑप्शन आपका सी होगा। अगला है कि ओजोन परत पाया जाता है बाबू, ओजोन परत, तो बाबू देखिए ओजोन परत पाया जाता है वह वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए और यही सभी प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बड़ा बढ़िया प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बढ़ाने में, तो दाढ़ी बनाने में हम आपको उस समय ऊपर भी बताए थे कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और इसी प्रकार से अगला है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? सबको पता है कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, परिवर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, इसका 2 नियम होता है। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया तीनों एक ही तल में होता है, आपतन कोण परिवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अगला कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में, तो देखो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ये सबको पता होनी चाहिए। अगला देखो, कह रहे कि किस दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। क्लियर? देखो मुजबानी, देखो बिना ऑप्शन का भी कोशिश करो याद करके रखने की, ठीक ना, अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला देखो, कह रहे कि दंत विशेषज्ञ दर्पण का उपयोग मरीज को दांत देखने के लिए कौन से कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं अवतल दर्पण की, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसलिए इसका उपयोग वे लोग करते हैं। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, अद्भुत तरीके से, बड़ा ही बढ़िया, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? वो कह रहे सा दर्पण है जिसमें आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका जवाब होगा कि समतल और उत्तल। क्या होगा? समतल और उत्तल होगा। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और डेली आपको 6:30 बजे और 7, 7:30 बजे आपको क्लास में जरूर जुड़ना है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे वो लोग कमेंट कर पा रहे होंगे, तो जल्दी से आप भी कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। अगला है कि मोटर चालक के सामने दर्पण यानी कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? सबको पता है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। अगला है कि गोलीय दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तब बाबू जो व्यास बाटे वो कहा जाए दर्पण की द्वारक, और ये पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। तो आप लोग आसानी तरीके से बता सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये व्यास जो है वो दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगला देखिए, नए साल में कुछ नया कीजिए, कुछ धमाल कीजिए। अगला प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? प्रकाश तरंग का बाबू, तो देखो प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, चलिए 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं और आपका क्लास हम एंड कर देते हैं। फिर आपका क्लास जो है वो कल से काफी धमाल चलेगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? F = r/2, ये सबको पता है। F = r/2, ऑप्शन बी सी नंबर हो जाएगा। अगला है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है कैसी होती है? आभासी और बराबर होती है। क्लियर? चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? देखो सोलर कुकर में, तो सोलर कुकर में जो है वो अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी होगा। और यह क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले बाबू जल्दी से कर लीजिए। अगला है सर्च लाइट का परिवर्तक सतह बाबू, सर्च लाइट का, तो सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है अवतल। क्या होता है? अवतल इसका भी होता है। अगला देखिए,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वास्तविक और उल्टा होनी चाहिए। अगला है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। ये कौन सा दर्पण है? ये सबको पता है कि सर ये कौन सा दर्पण है? ये आपका एक समतल दर्पण हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बाबू, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, क्लास को छोड़ के जाएगा फिर दिक्कत होगा। कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया, यह जो है वह वस्तु की स्थिति वहां पे कहां रखी गई है? तो वह जो ये दर्पण के वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा गया है, तभी ऐसा कंडीशन आया हुआ था। चलिए अगला है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब काल्पनिक और सीधा होगा। अगला है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वो किसके द्वारा बनता है? इसका राइट जवाब होगा अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? यानी कि देखो r बराबर दिया गया 32 सेंटीमीटर, तो कह रहा है फोकस दूरी क्या होगा? यानी कि हम सभी जानते हैं f बराबर r/2, यानी कि f बराबर हो जाएगा 32/2, यानी क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 16 सेंटीमीटर चेक करना है कि यह प्लस में होगा या माइनस में। देखो उत्तल दर्पण में जब उत्तल होगा तो यह प्लस में होगा, यानी कि प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक ना? चलो अगला प्रश्न कह रहा है कि परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आप सभी जानते हैं कि परिवर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R होता है, और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक ना? चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बखूबी बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? बाबू समतल दर्पण द्वारा, तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वह काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्या? संयुग्मी फोकस केवल संभव है, संयुग्मी, तो ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण में संभव है। क्लियर? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मात्र 10 और प्रश्न है, 10 और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। बाबू उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब है वह ध्रुव और फोकस के, ये देखो ये गलत है बाबू, ये क्वेश्चन गलत है, ये ऑप्शन ही गलत है। इसमें ये ऑप्शन गलत दिया गया है, यहाँ पे ये कोई ऑप्शन नहीं होगा। कह रहे कि सदैव बनता है, ऑप्शन कुछ अलग है। ठीक ना? इसको हटा दीजिए। अगला है कि किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। किसी दर्पण का मध्य बिंदु, बाबू दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव। क्या कहलाता है? पोल। पोल कहते हैं आप लोग, जिसे ध्रुव कहते हैं ना। बिल्कुल बाबू। चलिए अगला कि समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r जो होता है वह अनंत होता है। अगला हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार किया था? हजामती दर्पण में। तो हजामती दर्पण में आपको बार बार बताते हैं कि किसका? तो अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, यानी ऑप्शन बाबू हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, अगला है कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन जो होता है m बराबर 1 होता है। क्या होता है? m बराबर 1 होता है। अगला है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन ही कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला को 2-3 और क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, फिर हम क्लास को एंड कर देते हैं। कह रहे कि गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? गाड़ी के अग्रदीप में, बाबू गाड़ी के अग्रदीप में जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला है कि दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां कहां में? दर्पणों की प्रयोग में, तो देखिए दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र होता है, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तार होता है, वो क्या है इसमें से? अच्छा, तो इसका राइट जवाब होगा वो उत्तल का होता है। अगला लास्ट क्वेश्चन, अगला लास्ट क्वेश्चन हम सभी का है कि किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन शायद डबल हो गया है। किसी दर्पण का मध्य बिंदु बाबू ध्रुव कहलाता है। मध्य बिंदु वक्रता केंद्र, यानी कि सी कहलाएगा। ठीक ना? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक ना? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इस तरीके से आपने देखा नए साल में काफी जबरदस्त 2 मॉडल पेपर साइंस का, जो विज्ञान है ना, वो विज्ञान का आपने 2 मॉडल पेपर देखा, जिसमें आपका 80 क्वेश्चन था। अब आपको अंदाजा लग रहा होगा कि अब एग्जाम के समय में काफी कम, मतलब आपकी एग्जाम समय में, मतलब कि एग्जाम में अब समय नहीं रहा, अब काफी कम समय है।
अब क्या आपको जो हमने पढ़ाया, क्या आपने इस प्रश्न में क्या कहीं पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, या आपसे प्रश्न बन ही नहीं पा रहा है? 80 प्रश्न में आप कितने प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं? आपको खुद एहसास हो गया होगा। अगर नहीं, अभी आपको जरूरत है पढ़ने की, तो अभी से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है तो अभी से लग जाओ, क्योंकि अभी वह समय और मौका है आपके पास। बार बार आपको बोलते हैं कि सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। इसका मतलब बाबू कि आपको इतनी खामोशी, इतनी जबरदस्त तैयारी करना है कि कुछ भी, कैसा भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, वह कठिन हो या आसान हो, लेकिन आपको जबरदस्त करना है एग्जाम में, बेहतर रिजल्ट लाना है। ठीक है ना? आपको हमसे बातें कर रहा है, आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम पे लिख दीजिए, मैसेज कर दीजिए आप हमें। इंस्टाग्राम मेरा आईडी है मंटू सर, मंटू सर आप लिखिएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी ओपन हो जाएगा, उसे फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए और प्रतिदिन शाम 6 बजे आइए और जुड़िए हमारे इस क्लास में और जबरदस्त और धमाल मचाइए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और कल से जो तैयारी होगी वो जबरदस्त और अभी अद्भुत होगी। और कल से तैयारी आपकी होगी अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का इसके पहले भी हमने बहुत क्लास अपलोड कर दिया है, वो देख लीजिए, अभी देख लीजिए जल्दी से इस चैनल से। आप देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप दबा करके उसे देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना? और आप लोग बेहतर तैयारी कीजिए। ओके, बाय।